Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry, and today in quantum mechanics we will discuss wave function and its significance. Right. तो पिछले लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने वेव फंक्शन जो है उसके मतलब काफ़ी तफसील से पढ़ा था, और अब हम देखेंगे कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। वेव फंक्शन जो है वो एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। In wave mechanics, electrons are not treated as particles but as three-dimensional standing wave systems represented by a wave function psi. ठीक है, इसको psi प्रोनाउंस करते हैं, psi। तो वेव मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल्स के तौर पर ट्रीट नहीं करते, बल्कि हम क्या कहते हैं कि वेव मैकेनिक्स एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स ही है। ठीक है, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के तौर पे तस्वुर नहीं करते, क्योंकि देखें जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो तो पार्टिकल नेचर जो इलेक्ट्रॉन की उसको रिप्रेजेंट करने से कासर है। ठीक है, इसलिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स को यानी क्या तस्वुर करते हैं, दैट दीज आर थ्री डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव सिस्टम्स, और फिर इसलिए उस वेव सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साई का वर्ड यूज करते हैं। The magnitude of which represent the varying amplitudes of the wave system at various points around the nucleus। तो ये एक assumption है। ठीक है, साई की जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या बताती है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेव के साथ जो एक वेव सिस्टम अटैच है, जो इसकी मिकदार है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी मुख्तलिफ मिकदार को ये अराउंड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेकिन क्या है कि ये अब इसकी मिकदार को तो ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो वेव फंक्शन साई है, दिस इज यू नो द सॉर्ट ऑफ एन एम्पलीट्यूड फंक्शन। ठीक है, एम्पलीट्यूड के मतलब मैंने बताया था कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मीन पोजीशन अप टू इट्स मैक्सिमा ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू असाइन अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन टू साई। साई को एक्सप्लेन करना एक्चुअली इतना आसान नहीं है। In a stationary wave of a particle, it may be considered as a quantum mechanical analog of amplitude। यानी अगर हम किसी भी पार्टिकल की देखें, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का लेक्चर था उसमें हमने स्टेशनरी वेव को भी डिस्कस किया था, और प्रोग्रेसिव वेव जो कि एक पार्टिकल के साथ अटैच है उसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम ये समझे कि एक पार्टिकल के साथ एक स्टेशनरी वेव अटैच है, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं कि हम साई को कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिकल एनालॉग ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी ये एम्पलीट्यूड है साई, यानी ये एम्पलीट्यूड के बराबर है उस स्टेशनरी वेव के, यानी स्टैंडिंग वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर हम साई को कंसिडर कर सकते हैं। बट वेयर एज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ क्लासिकल वेव कैन बी मेजर्ड, the value of psi in a particle wave cannot have a direct एक्सपेरिमेंटल सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब क्या है कि एम्पलीट्यूड जो क्लासिकल वेव का है वो तो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसी पार्टिकल को, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में तस्वुर करें तो हम साई की वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल जो पार्टिकल है, देखिए उसमें फिर द ब्रॉगली जो हाइपोथेसिस है उसमें एक पार्ट प्ले करता है। ठीक है, यानी हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं कर सकते, जबकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें तो ये है ना कि वो बिगर बॉडीज के साथ अटैच है और मेजर कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, फ्रॉम द पार्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, द स्टेट ऑफ अ क्लासिकल पार्टिकल कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग एक्यूरेटली इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। अब ये चीज, ये जो पार्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, यहाँ से मुराद ये है फ्रॉम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी
क्या है कि अगर हम पार्टिकल को क्लासिकल मैकेनिक्स में तस्वुर करें तो हम उस पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बट फॉर अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, लेकिन उसी पार्टिकल को अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में तस्वुर करें तो ये जो मैंने पहले कहा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या द ब्रॉगली जो है वो प्रोहिबिट्स करता है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, द स्टेट ऑफ सच अ पार्टिकल हैज देयरफॉर टू बी डिफाइंड not by its position but by a mathematical function, the wave function psi। ठीक है, तो एक्चुअली ये psi जो है यानी अब क्वांटम मैकेनिकल जो पार्टिकल है चूंकि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं कर सकते, तो ऐसे पार्टिकल के लिए हम कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन को हम इस मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेव फंक्शन साई से, राइट। तो इस लिहाज से ये जो साई है, द वेव फंक्शन साई एज सच हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इन फैक्ट साई इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, बट साई स्क्वायर और साई साई स्टार, अब साई स्टार क्या है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, ये हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो इसको हम साई स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको अगर खोल के लिखें तो इस तरह से साई साई स्टार भी लिखते हैं। ठीक है, this has a physical meaning and is related to the probability of finding a particle with a definite value of energy within a certain domain in space। यानी साई की तो ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन साई स्क्वायर की है। और वो किस तरह से है कि ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की विद द डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, और उसके साथ जितनी भी डेफिनेट एनर्जी असाइन है उसके साथ अटैच्ड है विद द सर्टेन डोमेन इन स्पेस। यानी साई स्क्वायर क्या है, ये भी खैर हमें प्रोबेबिलिटी के मुतालिक ही बताएगा, हम सर्टेनिटी से कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मतलब अच्छी खासी होगी, विच इज यू कैन से विच इज मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, और साई स्क्वायर हमें बताएगा कि पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी कितनी है स्पेस में, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और उसके साथ जो है कौन सा फिजिकल मीनिंग जो है वो अटैच है, साई स्क्वायर हमें ये बता सकता है। इट कैन बी सीन दैट साई साई स्क्वायर ऑलवेज रिप्रेजेंट अ रियल क्वांटिटी, ये यानी साई साई रियल मीन के पॉजिटिव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल साई जो है वो हमारे पास बराबर है ये वाला साई, इसमें से ये वाला साई। ठीक है, साई बराबर है a प्लस आयोटा बी, ये स्मॉल आई जो है इसको आयोटा बोलते हैं, वेयर a एंड b आर रियल क्वांटिटीज। तो साई स्टार क्या होगा, साई स्टार होगा a माइनस आयोटा b, ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है ना, फिर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी साई जो है अगर a प्लस आयोटा b है तो साई स्टार जो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो सिंपली यहां से हम ये साइन चेंज करके लिख देते हैं, साई स्टार जो है ये बराबर होगा a माइनस आयोटा b, और आयोटा जो है ये बराबर होता है -1 अंडर रूट के। ठीक है, ये -1 अंडर रूट के बराबर है। अच्छा जी, अब अगर हमने साई साई स्टार लिखे विच इज इक्वल टू साई स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आयोटा की वैल्यू लगाएं विच इज -1 अंडर रूट और उसका जो है हम स्क्वायर लें, ठीक है, तो वो स्क्वायर जो है इस अंडर रूट से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बाकी सिर्फ -1 बचेगा। तो ये जो -1 यहाँ पे और ये माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 को b से मल्टीप्लाई करें तो वो b ही रहेगा, b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि साई साई स्टार जो है या साई स्क्वायर जो है वो हमेशा इसके कुछ ना कुछ इसकी रियल वैल्यूज जो है वो होती हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर और साई साई स्टार एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस गिव्स अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये एक्चुअली जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। ठीक है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये जस्ट एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि किसी भी पॉइंट पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसके पाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक खास पॉइंट पे कितनी है। तो वो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स मूव करते हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें ये बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट में कहाँ पाए जा सकते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी साई स्क्वायर tells us
वेयर द इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी, नॉट वेयर इट इज। अब देखिए ये यहाँ पर भी 100% सर्टेनिटी नहीं है बल्कि प्रोबेबिलिटी है। साई स्क्वायर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, ये नहीं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। so you need to understand the difference that where the electron is likely to be, नॉट वेयर इट इज। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इसी पॉइंट पे प्रेजेंट है। Okay, the interpretation given to psi and psi square imposes certain restrictions on the acceptable values of psi। अब ये जो हमने इंटरप्रिटेशन दी है या जो साई को साई स्क्वायर को एक्सप्लेन किया है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई जो है उसकी सिर्फ एक वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। साई एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूस, ये मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। साई मस्ट बी फिनिट एवरीवेयर, यानी साई की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। द इंटीग्रल ऑफ साई स्क्वायर और साई स्क्वायर ओवर ऑल द स्पेस अवेलेबल मस्ट बी यूनिटी, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ साई स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ऑल द स्पेस मीन यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी की लोएस्ट वैल्यू से इन्फिनिटी की हाईएस्ट वैल्यू तक। तो ये साई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो 1 के बराबर होना चाहिए। यानी वही बात आ गई कि साई की कुछ लिमिटेड फिनिट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हम कहेंगे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये इंटीग्रेशन की जो लोअर साइड पे इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और ये इंटीग्रेशन की ये अपर साइड पे इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा साई स्क्वायर डीटा, दिस इज इक्वल टू 1, where deta is the small volume element and is equal to dx dy dz। तो यानी साई की वैल्यू, साई स्क्वायर की वैल्यू अगेन अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सेस, ये इसको डीटा जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो फिर जो इंटीग्रल है साई स्क्वायर का ओवर ऑल द स्पेस अवेलेबल, दिस मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। The wave function which obeys the above equation, this is known as normalized wave function, ठीक है। अब वो वाला वेव फंक्शन जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ वी हैव आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। अच्छा, ये जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जहां पे खत्म की थी तो उसकी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म थी, यानी एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब एच के ऊपर ये जो कैप है ना, ये ऑपरेटर का सिंबल है, ये ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ इक्वेशंस कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन। द वर्ड आइगन वैल्यू इज अ पार्शियल ट्रांसलेशन फ्रॉम द जनरल वर्ड, ओके, आइगन वर्ड। अच्छा जी, अब क्या है कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, ऑन वन साइड हैज एन ऑपरेटर, जैसा कि मैंने कहा ये ऑपरेटर है। आइगन वैल्यू इक्वेशन के एक साइड पे ये ऑपरेटर होता है और उसके साथ ये फंक्शन होता है। और जब ये ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, एक तो इसके साथ ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जब हम इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, और उसके साथ क्या होता है कि यही फंक्शन दोबारा से रिपीट होता है। तो इसको हम वर्ड्स में किस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन थी बीएससी में, बिलीव मी, एंड आई एक्चुअली enjoying remembering it and reproducing it here. Right? So what is it? When an operator operates on a function and the same function is reproduced with some, यहाँ पे ये sum आएगा, sum, SOME, ये same नहीं है, with some numerical value, then the function is called an eigen function and numerical value is called its eigen value। यानी जब कोई ऑपरेटर एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं एंड सेम फंक्शन, ये वाला फंक्शन एज इट इज इधर रिप्रोड्यूस होता है विद सम न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसकी कुछ ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कांस्टेंट ही होती है ना, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट लिख दिया है। तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आएगी हम इसको कहते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। और इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन इक्वेशन। ओके, अब इसके अलावा ये वही चीज है जो हमने पिछली स्लाइड पे देखी है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो वेव फंक्शन है उसको दूसरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये चूंकि वेव को रिप्रेजेंट करता है, वी अज्यूम दैट इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच आर जनरली शेयर्ड बाय वेव्स। यानी द वेव फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, वेव फंक्शन फिनिट होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है
वी हैव दिस एग्जांपल ऑफ आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। तो ये इसका सोल्यूशन भी मैंने साथ ही दे दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स स्लैश फंक्शन combination would yield eigen value equation and what are the eigen values of eigen functions। ठीक है, तो हमने क्या करना है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन एक्स, ऑपरेटर क्या है, डी ओवर डी एक्स, जो हमें बताता है कि हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जो इसका साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है कॉस एक्स। अब ये इसका रिजल्ट आया है कॉस एक्स। अब इसमें देखें कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसलिए ये जो है वो आइगन इक्वेशन नहीं है। इसके बाद अगला वाला जो है डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स के बराबर है, दिस इज ऑल्सो नॉट एन आइगन इक्वेशन। ठीक है, अब ये वाला जो है, यानी हमने इसमें ये थर्ड वाला जो है ये हमारे पास फंक्शन है e रेज टू पावर ए एक्स, और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, और उसकी डिफरेंशिएशन जो है इसके बराबर आ जाती होती है a डॉट ई रेज टू पावर ए एक्स। अब इसमें देखें कि ये जो आइगन फंक्शन है दोबारा रिपीट हो रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ये है, राइट। तो ये लास्ट वाला है, अगर हम ई एक्स को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास ये वाला आ जाता है ना 1 इंटू ई एक्स। ठीक है, तो 1 जो है ये आइगन वैल्यू है और ई एक्स जो है वो आइगन फंक्शन है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एन आइगन इक्वेशन। सो दिस इज द एंड ऑफ Schrodinger wave equation things, and in the next lecture we will meet with particle in one dimensional box. Okay, Allah Hafiz.